देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें आपको, पशुपति पारस अभी काफी गरमाए हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से बंगला की जो बात छिड़ी हुई थी, लगातार बंगला का जो जंग जारी था अब वो समाप्त हो चुका है। यानी कि बंगला चिराग पासवान के पास जा चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जैसे ही बंगला लेते हैं, पशुपति पारस काफी बड़ा मामला सामने ला देते हैं। पशुपति पारस क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है, वो मैं आज जानकारी आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। हमारे साथ आज दो सहयोगी है बातचीत करने के लिए, प्रिंस और नंदन। तो चलिए सबसे पहले प्रिंस के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर पशुपति पारस क्या बड़ा खेला करने वाले हैं। प्रिंस, जिस तरीके से पशुपति पारस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे उनके हाथ से बंगला जाता है, अभी काफी उनका मूड गरमाया हुआ है, क्या लगता है? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा उनको मेंटेनेंस कार्य के लिए जो है उनको लेटर जारी किया था कि आप मेंटेनेंस बकाया जो है फुलफिल करिए, यानी कि दे दीजिए। उसके बाद जो है चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा था कि दबाव की राजनीति जिस तरीके से वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भवन निर्माण विभाग जो है उनसे कार्यालय लेकर जो है आवंटन उनका रद्द करके चिराग पासवान अपने पास ला जाए, क्योंकि वो जो उनका जो कार्यालय है उनके पिताजी का, चिराग पासवान के पिताजी का है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो कार्यालय जो है अपने अधिकार में ले लें। तो दूसरी बात आप देख ले रहे हैं कि 2 दिनों से जो राजनीति है गर्माहट में है और काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं राजनीति में। और वो ही जो है पशुपति पारस की टीम, और हमने बात भी किया था, आपने देखा था कि पशुपति पारस के जो कोषाध्यक्ष हैं, मीडिया संचालन प्रभारी हैं सुनील कुमार सिन्हा, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग जो है कोर्ट का जो है रुख किए हैं और कोर्ट में मामला चला गया है। तो कहीं ना कहीं अब मामला पेचीदा और होते जा रहा है, क्योंकि अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो उसका निर्णय के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है कि आखिर आवंटन किनको दिया जाए। और इसमें लेटर जो जारी किया गया उसमें आप देखे होंगे कि जिस तरीके से उनको कहा गया है कि 3 महीने के अंदर आप जो है आपकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिला है या नहीं मिला है वो आप साबित करिए और भवन निर्माण विभाग को तो उसका प्रति जो है मुहैया कराइए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जो है मामला अभी गर्म है और माहौल काफी खराब दिख रहा है। पशुपति पारस कोर्ट का रुख किए हैं, तो कहीं ना कहीं मामला अब पेचीदा है। तो ये तो अभी अब समय का इंतजार करना पड़ेगा, वो तो देखना आगे होगा। बिल्कुल। और नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से बंगला की जो जंग छिड़ी हुई थी, आखिरकार वो बंगला किसके हाथ जाती आपको भी पता होगा अच्छे से, और बंगला का जंग अभी भी रुकने की नाम नहीं ले रही है। पशुपति पारस कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, पशुपति पारस की बात करें तो अब वो व्यक्ति रोड पर आ चुके हैं। हाँ, बंगले के लिए वो अभी भी जंग लड़ रहे हैं, अभी भी कोर्ट वगैरह में जा रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे पास बंगला नहीं रहेगा, अगर हमारे पास वो कार्यालय नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अभी के समय में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर हम राजनीति में अपना फ्यूचर बना सके। पशुपति पारस की जहाँ तक बात करें तो उनका जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, वो दब चुका है और उनको ये पता है कि अगर मेरा करियर दब चुका है, यानी प्रिंस पासवान का भी करियर खत्म ही हो चुका है, क्योंकि प्रिंस पासवान का तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ था करियर का। तो ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर चिराग पासवान की बात बार बार आ रही थी सामने कि चिराग पासवान का हाथ रहा है कि बंगला खाली हो जाए। चिराग पासवान ने अपने पद का इस्तेमाल किया, चिराग पासवान ने अपने केंद्रीय मंत्री होने का फ़ायदा उठाया और कुछ भी करके पशुपति पारस को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया। ये बातें उठ रही थी। देखिए, चिराग पासवान की अगर बात करें तो अगर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसकी हम पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो बंगला जो है, वो कार्यालय जो है, वो रामविलास पासवान का था। उसके बाद वो पशुपति पारस का हुआ, और अभी के समय में अगर चिराग पासवान के हाथ में वो बंगला है और चिराग पासवान कल को जाकर वहाँ शिफ्ट करते हैं, अगर एक बात कह रहे हैं, तो इसमें कोई गलत, मेरे ख्याल से कुछ गलत है नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो बंगला जो है वो शुरुआती दौर से देखे तो चिराग पासवान के ही उन्हीं का बंगला है। और अभी के समय की बात करें अगर, तो पशुपति पारस की अगर बात करें तो पशुपति पारस के पास अभी के समय में कुछ भी नहीं है, ना ही उनके सांसद हैं, ना ही पशुपति पारस का खुद कोई पद है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, ना ही प्रिंस पासवान के पास कुछ है। तो यानी कि आरएलजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब एक इतिहास बन के रह चुका है। और आगे की जानकारी यही है कि आगे विधानसभा इलेक्शन है, तो विधानसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पशुपति पारस को चलना चाहिए कि अगर विधानसभा इलेक्शन में हम कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तो हो सकता है। नंदन कुछ बात कह रहे थे कि जिस तरीके से पशुपति पारस का जो अस्तित्व समाप्त है, तो राजनीति एक संगठन है, आपको पता है कि पशुपति पारस का अभी जो है संगठन अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है और 28 अभी बिहार में 38 जिले हैं
और 38 जिलों में से जो है 28 के करीब उनके जिलाध्यक्ष भी नियुक्त हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग का एक जब रामविलास पासवान से जीवित थे, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनके बाद उनकी पार्टी को दो भागों में बांटा गया और उनका जो झोपड़ी का जो चुनाव चिन्ह था उनको जो चुनाव आयोग ने फ्रीज कर लिया था। उसके बाद जो है 2019 में जो है आवंटन जो है पशुपति पारस को किया गया था, क्योंकि उनके पास 5 सांसद थे, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला। पासवान के पास कुछ भी नहीं। उसके बाद जो है आप देखे होंगे कि प्रक्रिया लंबा चलता है चुनाव 2024 के चुनाव में। उसको जो है तवज्जो जो चिराग पासवान को अच्छी खासी मिलती है और पशुपति पारस को कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आना होता है। फिर उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट घोषित होता है, 5 सांसद जीतते हैं, उसके बाद जो है पशुपति पारस कुमार और प्रिंस पासवान दोनों मिलकर देखी न दोनों की मुलाकात। तो कहीं ना कहीं ये खटास उन दोनों के बीच जो बात हुई होगी कि हम आपको ये पद में आपको राज्यपाल बना देंगे, जो बातें हुई होगी, तो उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं अब दोनों के एनडीए और पशुपति पारस के बीच खटास देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनाव जिस तरीके से होगा, हम मुझे लगता है, मैं अपने मतलब अनुभव से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से दोनों के बीच कोर्ट चला जाता है मकान को लेकर, कार्यालय को लेकर, तो हमको लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आएगा तो हमको लगता है कि उस कार्यालय को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर प्रिंस जी बात करें ये विधानसभा इलेक्शन की, तो वहाँ पर पशुपति पारस के ही गुट के नेता कहते हैं कि उन्हें 40 से 50 सीटें चाहिए ये विधानसभा इलेक्शन के लिए। तो भैया आपको 40 से 50 सीटें क्यों दी जाए? आपके पास क्या है ऐसा कि आपको 40 से 50 सीटें मिले? क्योंकि आप विधानसभा इलेक्शन को लेकर चलिए तो आपसे बड़ी पार्टी इस समय लोजपा है और दुनिया जानती है कि आपसे बड़ी पार्टी इस समय लोजपा है। तो जिस तरीके से जीत दर्ज की है इस बार, तो आपसे तो ज्यादा सीट देनी ही पड़ेगी एनडीए को, लोजपा को। तो आपको अगर 40 सीटें देती है और लोजपा को 50 देती है तो 90 सीटें तो आप दोनों के पार्टी से ही आ गए, तो बाकी को झुंझुना थोड़ी थमा देगा कोई सरकार। तो यहाँ पर बात देखिए, चिराग ये पशुपति पारस की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनके नेताओं का इच्छा है, वो उम्मीद से मतलब हद से कहीं ज्यादा है। उनको पता है कि उन्हें कितनी मिलनी चाहिए, उनको पता है हमें कितनी मिलेगी, लेकिन फिर भी उनका अभी भी मांग सबसे ज्यादा है पशुपति पारस के पास इस वक्त। हाँ, भले हम मानते हैं कि पशुपति पारस के नाम दलितों का वोट है, उनके पासवानों का अधिकतर वोट है अगर चिराग पासवान से तुलना करें तो, क्योंकि हाजीपुर से हम पासवानों को नहीं जोड़ सकते हैं, पूरे बिहार में पासवान फैले हुए हैं, तो दलितों का वोट ये पशुपति पारस के पास भी एक्सेस है। तो विधानसभा इलेक्शन को अगर मद्देनजर रख के हम चले तो पशुपति पारस अभी सब कुछ भूलकर, वो दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी, बंगला, हर कुछ भूलकर उन्हें अपना आगे का भविष्य देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे का भविष्य देखेंगे तभी ये प्रिंस पासवान का भी भविष्य बनेगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि विधानसभा इलेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो विधानसभा इलेक्शन में जाकर हमें अपने लिमिट वाइज मांग रखनी चाहिए और हम अपना करियर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ बोलिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर विधानसभा तक इनको उचित सम्मान नहीं मिलता है पशुपति पारस कुमार को और प्रिंस पासवान को, तो कहीं ना कहीं 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो आपको एक नए विधानसभा देखने को अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। हमको मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान जहाँ अपने कैंडिडेट को उतारेंगे तो वहाँ जो है पशुपति पारस के भी जो है कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर दो पासवान समुदाय अगर लड़ते हैं तो कहीं ना देखिए वोट बैंक की अगर बात करें तो पशुपति पारस के पास अच्छे खासे वोट बैंक दलितों के ज्यादा है चिराग पासवान की तुलना में। हाँ, ज्यादा है। चिराग पासवान जो है युवा चेहरा है, युवा उसमें सबसे ज्यादा वो उनको चाहते हैं, जो कि वोटर अधिक से अधिक नहीं है, बट जाएंगे ना, बट जाएंगे, पासवान समाज बट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पशुपति पारस का पहले से ही दबदबा रहा है, बिल्कुल रहा है और अच्छे खासे उनके शांत स्वभाव हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनको अभी भी पसंद कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का मामला अगर सुलझ नहीं जाता तो कहीं ना कहीं विधानसभा में एनडीए को बिहार में सरकार बनाने के लिए जो है काफी मशक्कत करनी। हाँ देखिए, क्योंकि बिहार के राज्य को देखा जाए तो यहाँ पॉपुलेशन दलितों की सबसे ज्यादा है और दलितों की ज्यादा है, तो चिराग पासवान से अगर तुलना करें पशुपति पारस की तो पशुपति पारस के पास दलितों का वोट ज्यादा है और उस हिसाब से पशुपति पारस को भी एनडीए निराश नहीं करी, क्योंकि उसको पता है कि एनडीए को पता है कि अगर हम पशुपति पारस को निराश करते हैं तो हमारे खाते से बहुत दलितों का वोट चला जाएगा और कुछ एक दलितों का वोट कटेगा भी, तो पशुपति पारस में वोट काटने का काम भी कर सकते हैं। तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि दलितों के राज्य में जाकर हम दलितों से ही दुश्मनी बोले, तो वो पशुपति पारस को सीटें देंगी, उनके अपेक्षाओं उतना तो नहीं देंगी लेकिन इतनी सीटें देंगी कि उनको भी निराशा नहीं होगी। और रही बात पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस को विधानसभा इलेक्शन से पहले की कुछ जो मनचाही उनकी इच्छाएं होंगी, जैसे राज्यपाल का, क्योंकि राज्यपाल से ऊपर तो मुझे नहीं लगता है कुछ और का कुछ होगा भी, तो उन्हें
जो उनकी मुलाकातें जेपी नड्डा से हो रही है और प्रिंस पासवान को लेकर भी हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमारा जो करियर है, हम भी 80 के आसपास आ ही गए हैं, तो हमारा जो करियर है उस करियर को अब कौमा लगाने का समय है और प्रिंस पासवान के करियर को आगे बढ़ाने का समय है, जिसको हम विरासत कहते हैं। तो यही बेटर रहेगा उनके लिए कि विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर लेकर चलें, चिराग पासवान से जो दुश्मनी है उसको खत्म करके एनडीए में मिले। नहीं, यहाँ पे जैसे नंदन बोल रहे हैं कि चिराग पासवान से जो है दुश्मनी खत्म करे। आपने देखा होगा कि जब चिराग पासवान जीते थे 5 सीटों पे, तो सबसे पहले बधाई जो है उनके चाचा ही दिए थे, लेकिन उन चीजों को लेकर जो है अभी भी चिराग पासवान मतलब दूरी बनाए हुए हैं कि चाचा ने हमारे साथ बदसलूकी या जो नाइंसाफी की है, मैं उनको नहीं भूलूंगा। नहीं, देखिए चिराग पासवान के मन में ये भी बात होगी ना कि जब हम राजनीति में शुरुआत कर रहे थे, जब हम शुरुआती दौर में थे, जब हमारे पिता की मृत्यु हो गई थी, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। और लोगों से क्या अपेक्षा रखे जब हमारे ही चाचा राजनीतिक करियर में है, तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को वहाँ पर जिस तरीके से ये प्रिंस पासवान का हाथ पकड़ के वो चल रहे हैं, चिराग पासवान का भी हाथ पकड़ कर चल सकते थे वो, लेकिन उन्हें निगलेक्ट किया गया। उसके बाद से प्रिंस जी आप समझिए चिराग पासवान ने अकेले दम पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर चला, और आज के समय में वो सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आती है। तो चिराग पासवान भूल ही नहीं सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर के। आपको बता दें, बंगला की लड़ाई लगातार छिड़ी हुई थी और बंगला आखिरकार चिराग पासवान के पास जाती है, लेकिन अभी भी ये लड़ाई थमने के नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि पशुपति पारस चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है, यानी कि अगर एनडीए पशुपति पारस को वो मान सम्मान नहीं देती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा में काफी खतरा, काफी कुछ हो सकता है। एनडीए को देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।